हेलो, वेलकम टू नॉलेज हब। नॉलेज हब के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स में हम जनवरी 2025 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह हिमालय में एक अंतर्देशीय झील है। 2, यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है। 3, इसका निर्माण भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट के टकराव के कारण एक टेक्टोनिक झील के रूप में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी झील उपर्युक्त विवरण से बेहतर रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए, पैंगोंग झील, बी, सांभर झील, सी, लोकटक झील या फिर डी, पुलिकट झील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पैंगोंग झील। पैंगोंग झील यह हिमालय में लगभग 4,350 मीटर यानी 14,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक अंतर्देशीय झील है। यह विश्व की सबसे ऊंची खारे पानी की झीलों में से एक है, जो भारतीय प्लेट के यूरेशियन प्लेट से टकराव के दौरान एक टेक्टोनिक झील के रूप में निर्मित हुई है। इस घटना के परिणामस्वरूप टेथिस महासागर झील द्वारा विस्थापित हो गया, जिससे हिमालय का भी निर्माण हुआ। अतः विकल्प ए सही है। दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का गठन अलीगढ़ आंदोलन और 1906 के शिमला प्रतिनिधि मंडल के परिणाम स्वरूप हुआ था, जिसका उद्देश्य मुस्लिम शिक्षा, राजनीतिक जागरूकता और विशेष प्रतिनिधित्व की वकालत करना था। 2, वर्ष 1916 के लखनऊ समझौते में लीग ने सांप्रदायिक मांगों से हटकर एकीकृत भारतीय स्वतंत्रता की वकालत की। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। अलीगढ़ आंदोलन, जिसने मुस्लिम राजनीतिक चेतना और शिक्षा को बढ़ावा दिया, तथा शिमला प्रतिनिधि मंडल 1906, जिसमें मुस्लिम नेताओं ने विशेष प्रतिनिधित्व की मांग के लिए लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 से मुलाकात की, ये सभी अखिल भारतीय मुस्लिम लोक लीग की स्थापना से पहले हुए थे। अतः कथन एक सही है। लखनऊ समझौते 1916 के तहत अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग को नहीं छोड़ा। परिणामस्वरूप कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों को स्वीकार कर लिया, जो लीग की एक महत्वपूर्ण मांग थी। हालांकि इससे भारत में सांप्रदायिक राजनीति का उदय भी हुआ। अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, रैपिड विश्व चैंपियनशिप 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, कोनेरू हम्पी वर्ष 2024 में फिडे विश्व रैपिड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय बनी। यह उनका पहला खिताब था। 2, भारत ने बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड 2024 के ओपन एवं महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ऑप्शन ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों या फिर डी, ना तो 1 ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2019 में जॉर्जिया में अपना पहला विश्व रैपिड खिताब जीता। वर्ष 2024 की जीत का यह उनका दूसरा खिताब था। अतः कथन एक सही नहीं है। भारत ने बुडापेस्ट में आयोजित शतरंज ओलंपियाड 2024 के ओपन और महिला दोनों वर्गों में जीत हासिल की। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, पोलियो वायरस से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षाघात का कारण बनता है। 2, ट्राइवेलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन वाइल्ड पोलियो वायरस प्रकार 1 और 3 से सुरक्षा प्रदान करती है। 3, वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन वर्ष 1999 में विश्व स्तर पर कर दिया गया था। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, सभी 3 या फिर डी, कोई नहीं। चौथे प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। पोलियो यानी पोलियोमाइलाइटिस एक अत्यधिक संक्रामक वायरल रोग है, जो मुख्य रूप से 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को प्रभावित करता है। यह मल द्वार या दूषित भोजन जल के माध्यम से फैलता है तथा तंत्रिका तंत्र पर आक्रमण करके पक्षाघात का कारण बन सकता है। अतः कथन एक सही है। 3 अलग अलग और प्रतिरक्षात्मक रूप से भिन्न वाइल्ड पोलियो वायरस उपभेद हैं। वाइल्ड पोलियो वायरस प्रकार 1 WPV1, WPV2 और WPV3। निष्क्रिय पोलियो वैक्सीन IPV
यह पोलियो वायरस प्रकार 1, 2 और 3 से सुरक्षा प्रदान करती है। ट्राईवैलेंट ओरल पोलियो वैक्सीन TOPV यह क्या है? यह पोलियो वायरस प्रकार 1, 2 और 3 से सुरक्षा प्रदान करता है। अप्रैल 2016 में OPV स्विच के बाद हालांकि TOPV के अब इतने प्रमाण नहीं मिलते हैं, अतः कथन 2 सही है। वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 2 का उन्मूलन वर्ष 1999 में किया गया था और उसके बाद वाइल्ड पोलियो वायरस टाइप 3 का उन्मूलन वर्ष 2020 में हुआ, जो विश्व भर में पोलियो उन्मूलन के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। 1, यह भारत की सबसे लंबी झील है। 2, वर्ष 2002 में इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व का रामसर वेटलैंड घोषित किया गया। 3, कुमरकुम पक्षी अभयारण्य इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है। उपर्युक्त विशेषताओं से निम्नलिखित में से कौन सी झील सबसे बेहतर रूप से संबंधित है? ऑप्शन ए वेम्बनाड झील, बी चिल्का झील, सी पुलिकट झील या फिर डी लोकटक झील। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए वेम्बनाड झील। यह भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड केरल की सबसे बड़ी और भारत की सबसे लंबी झील है। वेम्बनाड कोल भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा खारा आर्द्र उष्णकटिबंधीय आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र है। यह 10 नदियों से पोषित है, जो पश्चिमी तट पर बृहद मुहाना प्रणालियों की विशेषता है। वर्ष 2002 में वेम्बनाड को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया गया था। इसे भारत सरकार के राष्ट्रीय आर्द्रभूमि संरक्षण कार्यक्रम में भी शामिल किया गया। कुमरकुम पक्षी अभयारण्य, जिसे वेम्बनाड पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता है, झील के पूर्वी तट पर स्थित है, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, 8 कोर उद्योगों के सूचकांक के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह 8 प्रमुख उद्योगों के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है। 2, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं के भार का आधे से अधिक हिस्सा 8 प्रमुख उद्योगों का है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या फिर डी ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए केवल 1। 8 कोर उद्योगों का सूचकांक ICI 8 कोर उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और विद्युत के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन को मापता है, अतः कथन 1 सही है। 8 प्रमुख उद्योगों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP में शामिल वस्तुओं का 40.27% हिस्सा शामिल है, अतः कथन 2 सही नहीं है। IIP एक सूचकांक है जो भारत में खनन, विद्युत और विनिर्माण जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है। इसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा मासिक रूप से प्रकाशित किया जाता है। डेटा संदर्भ माह के 6 सप्ताह बाद जारी किया जाता है। आधार वर्ष 2011-12 की तुलना में उत्पादन में परिवर्तन को दर्शाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, डेटा सेंटर विशेष सुविधाएं हैं जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित करने, प्रबंधित करने और संसाधित करने के लिए किया जाता है। कथन 2, डिजिटल प्रौद्योगिकियों विशेषकर AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज के बढ़ते उपयोग के कारण डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज समाधानों की मांग बढ़ रही है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। बी, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, कथन 1 सही है किंतु कथन 2 गलत है। डी, कथन 1 गलत है किंतु कथन 2 सही है। 7वें प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। डेटा सेंटर विशेष सुविधाएं हैं जिनका उपयोग बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक डेटा को संग्रहित, प्रबंधित और संसाधित करने के लिए किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। इन केंद्रों में महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी IT अवसंरचना मौजूद है, जिसमें सर्वर, भंडारण उपकरण और नेटवर्किंग उपकरण के साथ साथ शीतलन, विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा प्रणालियां भी शामिल हैं। इन्हें डेटा स्टोरेज, प्रोसेसिंग और प्रबंधन के लिए विश्वसनीय और स्केलेबल समाधान प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। डिजिटल तकनीकों विशेष रूप से AI, क्लाउड कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज में बढ़ते उपयोग के कारण डेटा प्रोसेसिंग और स्टोरेज समाधानों की मांग बढ़ रही है, अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की गई? ऑप्शन ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, बी संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद UNDP, सी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र CDC, या फिर डी एड्स TB और मलेरिया हेतु वैश्विक फंड। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2024 में भारत की उल्लेखनीय प्रगति पर प्रकाश डाला है। भारत में वर्ष 2017 से वर्ष 2023 के बीच मलेरिया के मामलों और इससे संबंधित मौतों में उल्लेखनीय कमी आई है, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक मलेरिया मुक्त स्थिति प्राप्त करना है तथा वर्ष 2027 तक मलेरिया के किसी भी स्थानीय मामला का समापन करना है, अतः विकल्प ए सही है। नवा प्रश्न है, निम्नलिखित पहलों पर विचार कीजिए। 1 कैंसर मूनशॉट, 2 ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क, 3 बायो एक्सप्लोर इनिशिएटिव। उपर्युक्त में से कितनी पहलों का नेतृत्व क्वाड समूह द्वारा किया गया? ऑप्शन ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सभी तीनों। क्वाड या चतुर्भुज सुरक्षा वार्ता अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक रणनीतिक मंच है जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यह किसी औपचारिक गठबंधन, संरचना, सचिवालय या निर्णय लेने वाली संस्था के बिना कार्य करता है। यह मंच नियमित बैठकों के माध्यम से अस्तित्व में रहता है, जिसमें मंत्री स्तरीय और नेता स्तरीय शिखर सम्मेलन, साथ ही सूचना का आदान प्रदान एवं सैन्य अभ्यास शामिल हैं। क्वाड की प्रमुख पहलों में समुद्री क्षेत्र जागरूकता हेतु इंडो पैसिफिक साझेदारी IPMDA शामिल है, जिससे क्षेत्रीय निकायों के सहयोग से अवैध मत्स्यन और समुद्री गतिविधियों की वास्तविक समय पर निगरानी को बढ़ावा मिलता है। इसकी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं में क्वाड कैंसर मूनशॉट शामिल है, जिसका लक्ष्य गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की रोकथाम और उपचार है तथा आने वाले दशकों में लाखों लोगों के जीवन को बचाने की योजना है। यह भारत प्रशांत क्षेत्र में कृषि पद्धतियों को बेहतर बनाने और किसानों को सशक्त बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, रोबोटिक्स और सेंसिंग का उपयोग करता है। यह सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में जोखिम को कम करने के लिए सहयोग को बढ़ाता है। अतः कैंसर मूनशॉट, ओपन रेडियो एक्सेस नेटवर्क और बायो एक्सप्लोरर पहल सभी क्वाड के प्रयासों के प्रमुख घटक हैं, अतः विकल्प सी सही है। दसवां प्रश्न है, केंद्रीय भूजल बोर्ड से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 इसका गठन जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत किया गया था। 2 यह कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन के लिए योजनाओं को क्रियान्वित करता है। 3 यह राज्य और जिला जल विज्ञान रिपोर्ट जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी सभी 3, या फिर डी कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी सभी तीनों। जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार के तहत CGWB भारत में भूजल संसाधनों के प्रबंधन, अन्वेषण, निगरानी, मूल्यांकन और विनियमन के लिए सर्वोच्च निकाय है। वर्ष 1970 में स्थापित CGWB का गठन आरंभ में अन्वेषणात्मक नलकूप संगठन का नाम बदलकर किया गया था और बाद में वर्ष 1972 में इसे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के भूजल विंग के साथ विलय कर दिया गया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत गठित केंद्रीय भूजल प्राधिकरण CGWA भूजल विकास को विनियमित करता है ताकि इसकी स्थिरता सुनिश्चित की जा सके, अतः कथन 1 सही नहीं है। यह भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए कृत्रिम पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन की योजनाओं को भी क्रियान्वित करता है, अतः कथन 2 सही है। वैज्ञानिक रिपोर्ट CGWB राज्य और जिला जल भूवैज्ञानिक रिपोर्ट, भूजल वर्ष, पुस्तकें और एटलस जारी करता है, अतः कथन 3 सही है। इसी के साथ आज के इस करंट अफेयर्स का यही अंत होता है। अगले वीडियो में जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।